तो शाम 7 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन, लेकिन एनके सर वो फ्रीबीज को लेकर जो सवाल था। हाँ देखिए, ये फ्रीबीज का जो मनोज जी की बात है उसी को हम नेशनल लेवल पे एक्सटेंड कर देते हैं। अगर आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी भी बढ़ रहा है, तो एक ऊपर का वर्ग तो काफ़ी मालामाल हो रहा है, नीचे वो पैसा नहीं जाता है। नतीजा क्या होता है कि उससे नाराज़गी बढ़ती है, महंगाई बढ़ी, उसके पास पैसा नहीं है, वो खरीद नहीं पाता है, बेरोजगारी आई क्योंकि एमएसएमईज नहीं चलेंगे, तो एक चेन रिएक्शन होता है। तो अब सरकारों ने किया क्या है, ये बात सही है कि अगर आप पॉलिसी बदल देते और रिच पुअर डिवाइड कम हो जाता तो शायद जीडीपी आपका कम हो घट जाता, लेकिन हर आदमी खुशहाल रहता। इस इकोनॉमी में यह है कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ता गया है, जीडीपी भी आपका बढ़ गया है। नतीजा ये हुआ है कि नाराज़गी नीचे के लेवल पे रहती है। उसको आप कंपेंसेट कैसे करते हैं? डायरेक्ट डिलीवरी मोड में जाके सीधे पैसा फेंकते हैं, और यही है लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश में हो, चाहे लड़की स्कीम यहाँ हो, या तमाम जो ये स्कीम्स आ रही हैं जो आप पार्टी ने भी किया, फ्री बिजली दे दिया, फ्री वो दे दिया, ये किसानों को जो हम देते हैं। तो हकीकत ये है कि अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कॉस्ट कम नहीं किया तो क्या करेंगे? किसानों को आप वो सम्मान निधि देना शुरू करेंगे। तो यही इस पूरे देश में हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि आपकी इकोनॉमी एक्चुअल जो है, जो प्रोडक्टिव चैनल्स में जाती, जैसे फ्रीबीज आपने दिया, तो अगर आपने दिया 4,500 रुपए, तो वो घर के खर्चे लेगा, कुछ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन करेगा, कुछ इस तरह के कंजम्पशन होंगे जैसे शादी में खर्च कर देगा, तो इसका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि उस बच्चे को शिक्षा दे, बजाय 4,500 देने के स्वास्थ्य दें, शिक्षा दें। ये मुझे लगता है कि सरकारें जो नहीं करती हैं वो फ्रीबीज की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजीज खान साहब हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी साहब हैं, और हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। रोहित। राशिद अलवी साहब, सबसे पहले आप ही का एक कमेंट लूंगा मैं। ये जो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल रुझान दिख रहे हैं, क्या अभी भी उम्मीद लेके चलें कि ये कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, कोई उम्मीद मत रखिए इस बात की। और मैं तो 2 महीने से लगातार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हराना आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, ईवीएम उनकी जेब में है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह चुनाव हुआ है कि पुलिस इंस्पेक्टर मुसलमानों के पीछे पिस्टल लेके दौड़ रहा है, कुंदरकी के अंदर आधार कार्ड और आईडी एडमिनिस्ट्रेशन पहले कलेक्ट करा रहा है, किस तरीके का चुनाव है? मुझे तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ही इलेक्शन कमिश्नर बना देना चाहिए। महाराष्ट्र का ये चुनाव है, कीमतें आसमान छू रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास उनका अलायंस सीटें जीते जा रहा है। ये संभव है। इन नतीजों को अनएक्सेप्टेबल। आप अपनी पार्टी लोकतंत्र के साथ नेताओं में से एक हैं सर, और जिस तरीके से, ठीक है, अगर महाराष्ट्र में और यूपी में ये वजह है तो वही वजह झारखंड में क्यों नहीं सर? देखिए, बीजेपी के लोग बहुत होशियार लोग हैं। अगर पूरे देश के अंदर हर स्टेट जीतेगी तो फिर आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि झारखंड में तो आप जीत गए, तो वहां पे तो ईवीएम ठीक काम कर रहा है। महाराष्ट्र में आप हार गए तो ईवीएम ठीक काम नहीं कर रहा। इसी स्कीम में हारे हैं। उत्तर प्रदेश के तो आप कहें तो मैं वीडियो भेज दूं आपके पास। हमने देखे हैं सर, हमने चलाए भी हैं। किस तरीके का चुनाव हुआ है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में फिर आप कैसे कह देंगे कि इलेक्शन ईमानदारी के साथ हुआ है? और मैं तो पहले से कह रहा हूं कि यूपी के अंदर 1-8 सीट समाजवादी जीते तो जीते, बाकी तो सब की सब भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी। राशिद अलवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनके मन में कुछ जिज्ञासा है आपके बयान के बाद। मनोज जी, आता हूं। राशिद भाई, एक बात है कि अब आपकी जानिब से जब ये सब चीजें होती है ना तो थोड़ा मजा नहीं आता है। आप जरा सोचिए, आप और हम तो एक जमाने से पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हमें लगता है कि आप अगर ये कहेंगे कि साहब वो इलेक्शन कमीशन और ये एक हो गया, एक मरहला ऐसा है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन लोकसभा में क्या बीजेपी ने जानबूझ के अब की बार अपनी 60 सीटें हरवा ली थी इसी स्कीम में?
ताकि जनता ताली बजा के देखो अपनी ही हरवा लेते हैं, और तब फिर कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां क्यों नहीं आप सत्ता छोड़ देते कि नहीं नहीं ये तो ईवीएम की खराबी से हम जीते हैं, ये गलती तो से जीत इसलिए गए। ये लॉजिक आप देते हैं तो जरा मुनासिब नहीं लगता। बाकी नए नए जो प्रवक्ता है उनको देने दीजिए, अब आपकी तरफ से ये आएगा तो कुछ मतलब कुछ गड़बड़ लगेगा। ये आपके अनुभव के आधार पर सवाल कर रहे हैं, आपकी उम्र पर तंज नहीं कस रहे हैं आपने राशिद साहब। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उत्तर प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव इस तरह नहीं हुआ था जैसे असेंबली का चुनाव हो रहा है। पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर मेरा एक बयान है कि योगी आदित्यनाथ ने ईमानदारी के साथ चुनाव कराया पार्लियामेंट के अंदर। वहां पे सारे मुसलमानों ने ईमानदारी से वोट डाला, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड। और योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज दिया ठाकरों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी की भारी ताकत आ जाएगी तो मुझे हटा दिया जाएगा। आप ये भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सारे ठाकुरों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। इस थ्योरी के आधार पर राशिद अलवी साहब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मनोज यादव कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर मनोज यादव कहिए अपनी बात। अजीज खान साहब आपके पास आते हैं, मौका दीजिए। जी यादव जी कहिए। राशिद अलवी साहब सुन लीजिए, डॉक्टर मनोज यादव। जी जी, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से राशिद अलवी जी को मैंने सुना, मुझे बहुत हंसी आ रही है और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि वही कांग्रेस पार्टी है क्या जो कहती थी मैं सबसे पुरानी पार्टी हूं और बड़े बड़े दम्भ भरती थी कि हमसे बड़ी ताकतवर पार्टी कोई हो नहीं सकता, हमारे पास लीडरशिप ऐसी है। और ऐसे राशिद अलवी जी तो इतने पुराने कांग्रेसी है, मुझे उनकी मतलब जो उनके शब्द हैं, मुझे मेरे को दिल को आहत करने वाले शब्द हैं कि देखो कैसे मानसिक दिवालियापन किस तरह का हो गया है। इसको कहते हैं नाचना आए आंगन टेढ़ा। और किस तरह से ये लोग किस मानसिक दिवालियापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए अभी जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में ये लोग की जीत हुई, वहां पर इनकी सरकार बनी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ खेला नहीं किया क्या? अभी किस तरह से झारखंड में लगभग कांटे की टक्कर चल रही है, तो वहां पर खेला नहीं हुआ क्या? अभी हिमाचल में इनकी सरकार बनी, पीछे आपने देखा कि किस तरह से तेलंगाना में इनकी सरकार बनी, कर्नाटक में इनकी सरकार बनी। तो मैं बड़ा आश्चर्य होता है। और जब 99 इनकी सीटें आई तो कितना छाती पीट रहे थे। नहीं यादव जी, राशिद अलवी साहब कह रहे हैं कि बड़े राज्य वो जीत लेते हैं, छोटे राज्य हमें जितवा देते हैं। मोदी जी को हमने हरा दिया। जी हाँ, वही मैं अभी आ रहा हूँ। अभी ये लोकसभा का चुनाव हाल फिलहाल में हुआ है, ये 99 सीट पाकर के ऐसा दिखा रहे थे कि 99 सीटें 240 से ज्यादा है। और ऐसा एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे कि भाजपा हार गई है, भाजपा के हवा निकल गई है, मोदी जी का जो स्टारडम है वो खत्म हो गया है। तो अब ये दिखता है कि किस तरह का दिवालियापन इनका। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं, जो समाज विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं, जो जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनकी करारी हार हुई है। और राहुल गांधी रूपी जो इनका इंजन है, जो लगातार 23 बार 24 बार ये लोग लॉन्च करने का प्रयास किया है और लगातार वो फेल हो रहा है, वो प्लेन क्रैश हो रहा है इनका। तो इनको अपने इंजन को संभालना होगा, इंजन बदलने की आवश्यकता है। राशिद अलवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले रोहित एक बड़ी खबर आ रही है आपकी है। और जहां तक माने नरेंद्र मोदी जी और हमारे डबल इंजन की जो सरकारें हैं वो विकास। तो महाराष्ट्र में रुझानों के बीच बीजेपी नेता का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी का सीएम होगा, यानी अब ये तस्वीर भी लगभग साफ हो चुकी है। सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी अभी दिख रही है। क्या कुछ कहा है, दावा जो ठोका है बीजेपी की तरफ से कि सीएम होगा, एक बार सुनवाते हैं। मला वाटतं आम्हाला अतिशय आनंद आहे। महाराष्ट्राच्या जनतेनं स्विंग म्हणजे 200 पार मेजॉरिटी येईल अशा प्रकारचं चित्र सध्या तरी दिसतंय। आणि मला वाटतं संपूर्ण महाराष्ट्र मोदी साहेबांच्या मागे उभा राहिलाय। ओके संजय संपूर्ण महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा। और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है। और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है। और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता ने दावा कर दिया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। प्रवीण दरेकर का ये बड़ा बयान। अजीज खान साहब, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, हम आएंगे आपके पास। लेकिन मनोज यादव जी, ये लगभग अब तय है कि बीजेपी की तरफ से ही सीएम फेस होगा।
जो अब तक तय नहीं था? देखिए, ऐसा है, महायुति का सीएम होगा, महायुति के सीएम विधायक दल बैठेगा, महायुति का विधायक दल निर्णय करेगा और महायुति का ही सीएम बनने वाला है निश्चित रूप से। ये तो सबको पता है। पार्लियामेंट्री हमारे बोर्ड भी तय बात करेगा देवेंद्र कि फडणवीस की हो रही है, उसमें यादव सहमति जी। देगा जी। ये तो सबको पता है इस टैली को देखने के बाद कि महायुति का विधायक ही चुना जाएगा मुख्यमंत्री। महायुति गठबंधन का सीएम का चेहरा होगा और जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी, मुझे निश्चित रूप से मैं सबसे पहले आपके चैनल को बताऊंगा। रोहित, हमें लगता है अजीज खान साहब के पास चलना चाहिए। यूपी की टैली बता रही है कि 7-2 का मुकाबला है। अजीज खान साहब तो बोल रहे हैं, लेकिन अजीज साहब थोड़ा सा वेट कराऊंगा। राशिद अलवी कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड मनोज यादव ने किया था वो बार बार कुछ कहना चाह रहे थे। राशिद जी, अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सुनवा दूंगा। देखिए, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करती है, इसीलिए मैं बहस में नहीं पढ़ता हूँ। मुझसे जो सवाल आप पूछेंगे उसका मैं जवाब दे दूँगा। कश्मीर का सवाल है कि कश्मीर में ईवीएम ने ठीक काम किया। कश्मीर में तो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा रखा है। वहाँ की सरकार कोई सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चाहेगा वो होगा। चीफ मिनिस्टर एक चपरासी राशिद साहब, वैसे भी उपचुनाव में ऐसा थोड़ी ना कि समाजवादी पार्टी अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। देश के लोग वहां भी तो वही ईवीएम काम कर रहा था ना। राशिद अलवी जी नहीं, मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी रुक जाइए। राशिद जी को पहले कोई भी चुनाव होता है, 370 कोई भी मुकाबला होता है, दोनों पार्टीज के कंसेंसस का एम्पायर होता है। रेफरी वो होगा जिस पे दोनों का भरोसा। मैं आपसे पूछता हूं, 150 करोड़ के इस देश के अंदर सारा विपक्ष ये कहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों अड़ी हुई है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा? आडवाणी जी ईवीएम की मुखालफत कर चुके, वो तो बहुत बड़े नेता हैं। आपके प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ईवीएम की मुखालफत, ठीक है, लेकिन राशिद अलवी साहब फिर बीजेपी के नेता कहेंगे कि इस देश में ईवीएम को तो इंट्रोड्यूस ही कांग्रेस पार्टी ने कराया था। ये तो सेलेक्टिव अप्रोच हो गई कि अपनी सुविधा के हिसाब से ईवीएम लाए और अपनी सुविधा के हिसाब से फिर ईवीएम को हटाने की बात करने लगे। राशिद साहब, एक चीज और भी है, वो गालिब का शेर है, तुझे हम वली समझते जो नबादा ख्वार होता। अब यहाँ पे जब आप जीत जाते हैं तो खुद के सरकार बना लेते हैं, शपथ ले लेते हैं उसी गवर्नर से। लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब होता है, तो लगता नहीं है कि इसको छोड़ देना चाहिए? जनता बहुत इसको लाइक नहीं कर रही है कि जब आप जीत जाएंगे सब कुछ सही है और वही गवर्नर आपको शपथ दिलवा देगा, लेकिन अगर हार जाते हैं तो ईवीएम कहते हैं। तो ये बड़ा मजाक एक हो गया है, लॉजिकली बड़ा इनकरेक्ट सा स्टेटमेंट है। इसको मेरे ख्याल से अब छोड़ देना, कम से कम आपको तो छोड़ ही देना चाहिए इसको। देखिए आपकी क्या राय है वो आपकी राय है, मेरी जो राय है वो मेरी राय है। ईवीएम से दुनिया के अंदर कितने देशों में चुनाव होता है? आप मुझे बताइए, कितने देशों में चुनाव होता है? वहां क्यों नहीं हो रहा है ईवीएम से? इंग्लैंड के अंदर तो नहीं हो रहा ईवीएम से, जापान जिसने मशीन बनाई वहां तो नहीं हो रहा ईवीएम हो जाएगा कि होना चाहिए। अमेरिका के अंदर तो नहीं हो रहा ईवीएम। राशिद अलवी साहब, वायनाड में प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं ईवीएम के जरिए, बहुत बहुत बधाई है। तो जब देखिए वहां तो प्रियंका गांधी को जीतना ही था लाखों वोटों से, ईवीएम के बावजूद। सवाल ये है ईवीएम के बावजूद महाराष्ट्र के अंदर जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये संभव ईवीएम खराब नहीं है। इलेक्शन कमीशन में हमने अपनी आंखों से देखा। यादव जी थोड़ा वक्त दीजिए, अजीज खान साहब हमारे साथ। चलिए, मैं तो आपसे इजाजत चाहूंगा। ठीक है, शुक्रिया राशिद अलवी साहब, था वो मैंने कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए राशिद अलवी साहब, और शुभकामनाएं आपको वायनाड के लिए। अजीज खान साहब, यूपी में कहां कमी रह गई? देखिए अनुराग भाई, यूपी में जो कुछ हुआ, भाई एक इको आ रहा, प्लीज ठीक करें जी। पीसीआर, मैं कह रहा यूपी में जो कुछ हुआ, मुझे लग रहा है कि आपके चैनल ने भी दिखाया, बड़ा सम्मानित चैनल है आपका, कि किस तरह नंगा नाच हुआ हर विधानसभा में।
वोटर्स को घर से निकलने नहीं दिया गया, कैद कर दिया गया। मुझे लग रहा है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले, और शासन प्रशासन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किस तरह लोगों को घरों में इसने कैद कर दिया, लोग वोट डालने नहीं निकल पाए। मैं समझ रहा हूं कि ये लोकतंत्र का ये मजाक है, ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका मनमानी चल रहा है। लेकिन अजीज खान साहब, अगर ऐसा ही होता तो करहल ये आज सीसा मऊ भी बीजेपी की टैली में ही नजर आ रहे हम होते। बहुत निष्पक्ष तौर पे नहीं देख पा रहे हैं। सीसा मऊ में तो आपके उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से आगे हैं, लगभग 30,000 वोटों से। सीट अरे सुनते नहीं है, अरे सुनिए ना सर। अब अनुराग जी देखिए, अब बोलने देंगे तब बात। आप कह रहे हैं सीसा मऊ में समाजवादी बढ़ रही है, करहाल में बढ़ रही है। सवाल इस बात का कि स्थिति अलग थी और अलग है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएंगी। शायद आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बीजेपी की है, निष्पक्षता की परिभाषा आप लोग हर चुनाव में बदल देते हैं क्या? वही कह रहा हूं, ये निष्पक्षता की परिभाषा हर चुनाव में बदल जाता है। अब आप बीच में बोलेंगे रोहित जी तो काम कैसे बनेगा? अजय भाई, आप जो बोल रहे हैं मैं उस पर नहीं, आप एक शब्द जोड़ रहा नहीं। आप मुझे एक तो इतने हमें बोलने का मौका दे 2 मिनट ना। ठीक है, बोलिए। हमें अपनी बात कहने दे, आप काउंटर करेंगे तो कैसे काम बोलिए बनेगा? सर, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। क्या आपके चैनल ने नहीं दिखाया किस तरह नंगा नाच हुआ, किस तरह वीडियो आए, किस तरह रिवॉल्वर और कट्टा से किस तरीके से लोगों को धमकाया गया, घरों से निकलने नहीं दिया गया, लोगों को लोग निकल नहीं पाए, जो वोटर गए उनको इकट्ठा कर लिया गया। अब सवाल इस बात का, ये चुनाव है, ये चुनाव प्रक्रिया का मजाक है। सारी तस्वीरें लेकिन दिखाई, उसके बावजूद भी हमने पुलिस कर्मियों पर होने वाली पत्थरबाजी भी दिखाई। जनता का जनादेश, सुनिए मेरी बात। अरे सर सुने ना, अब आप ये तरीका नहीं हो। ये देखिए अनुराग जी, आप सम्मानित पत्रकार हैं, मेरी बात सुन ले। आप मुझे बोलने का मौका दें। आप बीच में काउंटर करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह, तो बात कैसे हो पाएगी? वो बैठे हैं बीजेपी, उनको काउंटर करने दीजिए उनको। ठीक है, जिससे सवाल किया जा रहा है। ठीक है, मनोज यादव जी काउंटर कीजिएगा। क्या स्थिति रही, मनोज जी और अजीज नहीं दिखाया किस तरह सिपाही पत्थरों को लेकर खड़ा रहा, रिवॉल्वर और कट्टे से किस तरह वार करने की कोशिश की, किस तरह लहराया गया, किस तरह लोगों को घरों में कैद किया गया, फ्लैग मार्च इस तरह हो रहा था, ऐसा लग रहा था मणिपुर है ये। देखिए रोहित भाई, इस बात का कि ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं रहा, इस चुनाव का मजाक उड़ाया गया। इस बात का उत्तर प्रदेश में मजाक हुआ है, यादव जी बोलिए। मजाक तो आपने उड़ाया और मजाक आपके गुंडों ने उड़ाया, मजाक सप्पाइयों के गुंडों ने उड़ाया। किस तरह से वो जो वीडियो आया, उस वीडियो को देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही थी। आप मजाक समझते हैं? पत्थरबाजी कर रहे थे, और पत्थरबाजी को क्या पुलिस प्रशासन रोके नहीं? क्या पुलिस प्रशासन का काम नहीं था वहां पर आतंक फैलने देते? और किस तरह से एक दलित बेटी की हत्या कर दी जाती है किसी यादव, प्रशांत यादव के द्वारा। ये दलित विरोधी, और किस तरह से वहां पर पीडीए का फॉर्मूला देते हैं। ये पीडीए क्या है? पीटो दलित को, दलित अल्पसंख्यकों को। किस तरह से वहां तांडव मचाया जा रहा था। और इन्हीं के धर्मेंद्र यादव को मैं परसों सुन रहा था, वो तो कह रहे थे हम 9 की 9 सीट जीतने वाले हैं। प्रशासन ने हमारा साथ बेशक ना दिया, वो प्रशासन अपना काम कर रहा था। और आपको ध्यान होना चाहिए, प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है, निर्वाचन आयोग के हाथ में रहता है। आचार संहिता लगने के बाद में निर्वाचन आयोग निगरानी करता है, और जिसने भी गलती की उसको दंड देने का काम भी करता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने तांडव मचाया, साफ साफ जाहिर हो गया है कि तुष्टीकरण की, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है। दीजिए बात करने का, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए अजीज खान साहब, जवाब दीजिए। वो सिद्ध हो गया, सर आपके पास आ रहा हूं, मैं दिखा दिया कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार वहां काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में यूपी में काम हुआ, उसी का परिणाम है कि वहां पर उपचुनाव में हम लोग 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। अजीज खान साहब, अरे रोना बंद कीजिए भाई, अजीज अहमद जी, रोना बंद कीजिए। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं। पुराना टेप रिकॉर्डर हो गया है, बात हो पाएगी। पुराना टेप रिकॉर्डर हो गया अजीज खान साहब बोले। जनता सवाल किया गया, मनोज यादव जी अब जवाब भी ले लीजिए। राशिद अलवी जी ईवीएम पर अरे उन्होंने बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया था, सुना था आपको। एक बार जवाब ले लीजिए मनोज यादव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बोलिए अजीज खान साहब। देखिए अनुराग भाई, एक बात आप समझ लो कि जो सर ये रोतडू लोग हैं, सत्ता में है, लोग हैं, रोने लग आज जाते हैं। इसकी स्थिति आकर रोते रहते हैं। ए बाप आप जबरदस्त, ये सुनिए मनोज जी, कहां चला गया? अनुराग जी ये तरीका नहीं, हम इस तरह का डिबेट नहीं करते, बीच में मेरा सवाल करते नहीं और ना सुनते। मैं पूछता हूं कि मुझे बोलने दिया जाए। जब आप हल्ला करने के लिए हम नहीं बैठे, चिल्लाएंगे नहीं, आई थी, यादव जी सुन लीजिए, सुन लीजिए अजीज खान साहब को।
उस समय क्या नहीं, ये तरीका केवल नहीं। अजीज खान साहब उस समय की भी योगी आदित्यनाथ जी की केवल- सरकार थी। केवल अजीज खान उस साहब समय की आवाज। लोकसभा का चुनाव हुआ जब जनरल इलेक्शन हुआ, केवल- तो उस केवल समय भी अजीज खान हमारे साहब योगी की आवाज। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। अजीज खान उस साहब समय भी बोलिए। निर्वाचन आयोग बोलिए, वही बोलिए। था। तो आज गलत हो गया, उस समय ठीक था लोकसभा चुनाव। अजीज खान साहब बोलिए। सर मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन ले। देखिए, जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव हुआ है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी किस तरह बढ़त ले रही है। इस बात को समझिए कि जनता किस तरह त्रस्त है, और यह इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव। और एक बात आपको बता दे, अभी महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में यह इंडिया गठबंधन इस बात से आश्वस्त है कि वहां जिस तरह लोक शासन सत्ता से परेशान थे, और जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यकीनन अभी ईवीएम की बात कर रहे थे आप, ईवीएम की बात इंडिया गठबंधन उठाता है, उठाता रहेगा। ईवीएम चाहे हम जीते चाहे हम हारे, लेकिन ईवीएम से चुनाव होना ये निष्पक्षता का प्रमाण नहीं है। अप्रोच भी नहीं हो सकती। अजीज खान साहब, जब चुनाव आयोग आपको बुलाए, चुनौती दे कि आओ और ईवीएम को हैक करके दिखाओ, डेवलप्ड तो कोई भी कंट्री है, राजनीतिक सुनिए दल सर, ना पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर में, और उसके बाद फिर ईवीएम का रोना अरे किया गया है, अप्रोच नहीं हो सकती। तमाम तरीके से दिखाया गया इस वक्त की एक बड़ी चुनाव। खबर आ रही है अरे उत्तर सुनिए प्रदेश के अनुराग भाई, इलेक्शन से जुड़ी। अनुराग भाई मेरी बात सुने आप। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। केशव मौर्य कह रहे हैं अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर केशव प्रसाद मौर्य को ऐसा लगता है कि अगर 9 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी बन रही है। ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, सुनिए। उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं विकास चंद्रा सर के पास जाऊंगा। विकास सर, अजीत पवार को जैसे हमने देखा पिछले 3 से 6 महीने में एनडीए का हिस्सा होने के बाद उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर बयान दिया, लाडकी योजना को क्रेडिट किसको जाएगा इसको लेकर बवाल दिखा, देवेंद्र फडणवीस के साथ के जो मंत्री हैं वो लगातार उनके मंत्रालय पर सवाल खड़ा करते रहे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमारे क्षेत्र में रैलियां नहीं करेंगे। क्या अजीत पवार अब आगे इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, तब जबकि शिवसेना और बीजेपी बहुमत के जरूरी नंबर से काफी आगे जा चुके हैं? 184 सीटों पर हैं लगभग शिवसेना और बीजेपी।